नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, 72वीं बीपीएससी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर अब देखिए हिस्ट्री में जिस कालखंड पे हम पहुँच गए हैं वह मिडाइवल हिस्ट्री है। यानी कि समझिए इतिहास के मध्यकाल में हम पहुँच चुके हैं और मध्यकाल के बाद जैसे ही हम खत्म होता है ये, तो अब हम आधुनिक काल में मॉडर्न हिस्ट्री में चलेंगे। लेकिन यह कालखंड बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है मध्यकाल का। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप बीपीएससी के क्वेश्चन आंसर का एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो आप दो जगह पर पाएंगे। एक तो हिस्ट्री का जो सेगमेंट है आपका, और हिस्ट्री में भी देखिए जो मिडाइवल यहाँ है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा बिहार स्पेशल जो पूछा जाता है, तो बिहार स्पेशल में 30 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अब आप देखोगे तो हमेशा ही मिडाइवल हिस्ट्री बिहार स्पेशल में भी जाकर के पूछा जाता है और हिस्ट्री में तो पूछा ही जाता है। कुल मिलाकर के इस एक कालखंड का सबसे अधिक वेटेज बीपीएससी में हो जाता है। और चूंकि मुगल काल यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत सारे मुगल काल के शासक नजर आएंगे और बिहार जो है वह एक गढ़ के रूप में देखा गया। इसीलिए आप देखेंगे कि इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट यहाँ पर आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर होने वाले हैं कि चूंकि मुगल शासक के बाबर से शुरुआत हो करके और फिर जो है ढेर सारे शासक आते हैं, सब ने क्या क्या कार्य किए हैं उन सब से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्यों आएंगे आपके सामने और निश्चित तौर पर बीपीएससी में आपसे फैक्ट पूछा जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए। और पहले मैं क्या करूंगा, जैसा अभी हम करते आए हैं मुगल काल के विषय में, खास करके आज हम शुरुआत कर रहे हैं तो बाबर से शुरुआत करेंगे। तो बाबर के काम को लेकर के हम चर्चा वगैरह करेंगे और फिर उस पर मैं 10 क्वेश्चन दूंगा आपको, उसको मिलकर समाधान करेंगे और फिर जो है उसका हम लोग आगे चल करके एक क्वेश्चन आपको भी देंगे। तो इसी प्रक्रिया में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए आपके लिए एक सूचना है, यूपीपीएससी मेंस 2025 क्रैश कोर्स या मेंटरशिप प्रोग्राम कह सकते हैं, इसकी शुरुआत संस्कृति आईएएस के द्वारा की जा रही है और यह ऑफलाइन अगर जो लोग लेते हैं तो वह प्रयागराज सेंटर से, बाकी ऑनलाइन तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन लेते हैं तो फी आपके लिए 7,500 है, ऑफलाइन लेने पर 9,500 है और जो बैच स्टार्ट है वो 8 दिसंबर से शाम के 5 बजे से, और ये आपको दिया गया है कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिस पर जुड़ करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पर हम पूरे मिडाइवल हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं देख रहा था कि 10 क्वेश्चन जो दे रहा था तो आप लोगों को परेशानी था, तो पहले थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप बस ऐसे समझिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको रेफरेंस में कुछ बता दे रहा हूँ। मुगल वंश की स्थापना को लेकर के बात किया जाएगा भारत में, तो वह बाबर से शुरुआत होता है 1526 से 1530। छोटा कालखंड है लेकिन इसके बावजूद भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबर के द्वारा ही मुगल वंश की नींव पड़ गई भारत में, तो इसीलिए इस कालखंड को महत्वपूर्ण माना जाता है। मुगल शासक चगताई तुर्कों की शाखा से थे, चंगेज खां के पुत्र चगताई के नाम से जाने गए। पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। और जन्म 14 फरवरी 1483, फरगना उज्बेकिस्तान। ये बहुत डिटेल से आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी पीवाईक्यू देखा हूँ पीसीएस में, कहीं भी मैंने ये नहीं देखा है कि ये सब चीज़ें इनके पिता का क्या नाम है या माता का क्या नाम है, ये सब नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है अभी मैं आगे आऊँगा। पिता की मृत्यु के बाद 1494 में 11 वर्ष की आयु में फरगना के सिंहासन पर यह बैठता है और 1501 सरेपुल युद्ध में शैबानी खां से पराजित होता है। शैबानी से तुलगमा युद्ध नीति, यहाँ पर शैबानी ने तुलगमा युद्ध नीति अपनाई। काबुल विजय की उपाधि मिलता है 1504 में, ठीक है। और 1507-8 में मिर्जा के स्थान पर बादशाह की उपाधि भी ये धारण करता है। तो कुछ ये बेसिक जानकारी बाबर के विषय में है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहां से कम ही प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न कहां से मिलेगा? यहां से। यानी कि अब ये भारत के तरफ जैसे ही आता है वहां से ज्यादा पीसीएस प्रश्न उठाता है। तो ये भी समझना है, जानकारी के लिए तो हम देख लेते हैं कि एक नजर डाल लेना है, 2 मिनट समय लगेगा, लेकिन महत्वपूर्ण चीजें हमारे लिए आवश्यक है कि पढ़ना कहां से है, क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, ठीक है। भारत अभियान और इसको निमंत्रण कहां से मिलता है, समझिए। दिल्ली का सुल्तान रहता है इब्राहिम लोदी और पंजाब का गवर्नर रहता है दौलत खां लोदी। इसके बीच संघर्ष होता है। दौलत खां और आलम खां, इब्राहिम के चाचा, ने बाबर को फिर आमंत्रित किया। कहां पर? भारत में। राणा सांगा ने भी बाबर को बुलावा भेजा। इसीलिए कई बार देखेंगे राणा सांगा के नाम पर चर्चा की जाती है आज भी, ठीक है। तो बाबर को बुलावा भेजने का काम किया गया। बाबर को विश्वास दिलाया गया कि भारत विजय का समय आ चुका है। यह बताया गया कि आप ऐसे शासक हैं, आप ऐसे योद्धा हैं, अगर आप भारत पर चढ़ाई करते हैं,
भारत पर आक्रमण करते हैं तो जितनी कैपेसिटी आप में है आप भारत को आराम से जीत सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ के शासक हैं उनके बीच खुद ही एक तरह से संघर्ष चल रहा है। मामला समझ में आया? ये सारी चीजें यहाँ पर इसको समझाया जाता है। उसके बाद निश्चित तौर पर भारत एक ऐसा जगह है जहां हर एक कोई चाहता है कि हम वहां पहुंचे और वहां की जो अपनी संसाधन है उसका इस्तेमाल करें। अब इसका नज़र इस एरिया पर पड़ता है और फिर ये एंट्री करता है। जब भारत में एंट्री करेगा तो भाई रेड कारपेट तो बिछा हुआ है नहीं कि आप आए सीधा शासन संभाल लिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो पुरुष शासक रहे उसके साथ इसका टकराव होगा। अब इब्राहिम लोदी है तो निश्चित तौर पर इब्राहिम लोदी के साथ इसका टकराव होता है। और पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत फेमस है, हम सब इसके विषय में पढ़ते आए हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। अब देखिए ये कई बार पूछा जा चुका है, जो पूछा जा चुका है मैं ऑलरेडी बताऊंगा, तो उस हिसाब से आपको करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है पानीपत का, वह 21 अप्रैल 1526 को, ये नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और किसके बीच ये भी पूछा जा चुका है, तो ये बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच होता है। कहानी समझ में आ गया था कि कैसे इस युद्ध तक पहुंचे, क्योंकि कई बार सीधे हम युद्ध पढ़ते हैं ना तो फिर हमें समझ में नहीं आता है, तो ऐसे समझना है। विजय का कारण तोप खाना उस्ताद अली कुली और बंदूकची मुस्तफा और तुलगमा नीति, ये सारे कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से विजय होता है। परिणाम इब्राहिम लोदी क्या होता है, युद्ध में मारा गया। और उसके बाद दिल्ली और आगरा पर इसका अधिकार होता है। 27 अप्रैल 1526 भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। और भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। PYQ अगर आप पलट के देखें तो वह किसको जाएगा, उसका श्रेय वह मुगल को जाएगा। मामला क्लियर हो रहा है। और वो कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध में। अब खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को, और वो किसके बीच होता है, अब जो राणा सांगा जो इन्विटेशन दिया था, इसको ठीक से समझिए, वही राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध हो रहा है। बाबर और राणा सांगा के युद्ध बीच बाबर ने जिहाद की घोषणा की। विजय के बाद उपाधि जो है इसने गाजी की यहाँ पर धारण कर लिया। आगे एक छोटा सा युद्ध करता है, चंदेरी का युद्ध होता है, वह 1528 में होता है और उसमें मेदिनी राय मारा जाता है, किला उसका अधिग्रहित कर लिया जाता है। घाघरा का युद्ध 1529, ये छोटा छोटा इसलिए मैं बता रहा हूं कि जहां से प्रश्न आया है थोड़ी सी चीजें आप जान लीजिए। मैं मान के चल रहा हूं कि ये सब आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, बस एक बार ब्रीफ आपको रिविजन करा दे रहा हूं। बाबर और महमूद लोदी के बीच ये होता है, जिसमें विजय कौन होता है, बाबर होता है। और ये बाबर का एक तरह से देखा जाए तो वह अंतिम युद्ध भी माना जाता है। अब चलिए जरा इसके प्रशासन को लेकर के समझते हैं। प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न व्यवस्था इसने किया। और बदख्शां यानी कि हुमायूं, फीर फख अली, हिंदाल, मिर्जा सुलेमान नाम के, कामरान जो है वो काबुल, कंधार, मुल्तान, पंजाब में मीर यूसुफ अली। जो प्रशासन किसको किसको कहाँ किस जगह का दिया है, मैंने कहा ना कि पहले कि प्रदेश के हिसाब से, जगह के हिसाब से तय किया है, तो पंजाब में दिया। और साम्राज्य जो है वह बदख्शां से बिहार तक इसका आगे बढ़ता है। आधुनिक राजस्थान शामिल नहीं था, क्यों, क्योंकि वहां पर राजपूत मजबूत स्थिति में उस वक्त दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए वहां पर यह साम्राज्य नहीं फैला पाता है। ठीक है, बाबर की रचनाएं क्या क्या है, देखिए यहां से प्रश्न रहते हैं तो इसको 5 स्टार डालिए। तुज़्क ए बाबरी आत्मकथा तुर्की भाषा में पहले पूछा जा चुका है। उल्लेखित हिंदू राज्य विजयनगर व मेवाड़ संसार की श्रेष्ठ आत्मकथाओं में इसे गिना जाता है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना से फारसी में इसका अनुवाद भी करवाया। और दीवान जो है तुर्की पदशैली में श्रेष्ठ मानी जाती है। सरल जीवन और उदारता के कारण उपाधि कलंदर का मिला। ये कुछ चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आपसे पूछा जाता है कि यह, और एक होगा अकबर ने जो फारसी में इसका अनुवाद करवाया। तो 2-3 चीजें इसके विषय में समझिए। अब महत्वपूर्ण एक चीज आगे चल करके हम देखेंगे बाबर के बाद, वह है हुमायूं। बाबर का पुत्र होता है हुमायूं, ठीक है। अब उसके बाद लेकिन हुमायूं का सारा काम खराब करता है कौन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बहुत ज्यादा ताकतवर योद्धा होता है। तो शेरशाह सूरी निश्चित तौर पर आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि बिहार अगर देंगे तो PYQ पलट के देखिए, शेरशाह सूरी सबसे अधिक पूछा गया है। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो बताइए। हुमायूं 1530 से 1540 और फिर दोबारा एक बार हार जाता है, फिर दोबारा 1555 से 1556 में। बाबर का 4 पुत्र होता है, एक होता है हुमायूं, कामरान, अक्सरी और हिंदाल। तो अलग अलग हिसाब से, अब इसमें जो हुमायूं जो है उसका वो ज्येष्ठ पुत्र है, जिसका जन्म 1508 में काबुल में होता है। माता माहम बेगम शिया संप्रदाय से ताल्लुक रखती हैं। मुस्लिम में होता है ना शिया और सुन्नी, तो ये शिया संप्रदाय से आती है। कामरान व अक्सरी गुलरुख बेगम से होता है, और हिंदाल जो है वह दिलदार बेगम से होता है। तो माताएं अलग अलग सबके हैं, ठीक है। अब प्रमुख युद्ध जो ये लड़ता है, देखिए
दौराहा 1532 में अफगानों पर विजय, और चौसा 1539 शेरशाह से पराजय, निजाम भिस्ती ने जान बचाई। ये चौसा कहां पर है? बक्सर, बिहार। ये चौसा वही जगह है जहां पर बिहार में गंगा नदी एंट्री करती है। तो ये कुछ फैक्ट जो है उसको देखते चलिए, इसके महत्वपूर्ण युद्ध पूछे जाते हैं। कन्नौज, बिलग्राम 1540 हुमायूं पराजित होता है, निर्वासित कर दिया जाता है। सरहिंद में 1555 राज्य की पुनः प्राप्ति करता है। तो ये बार बार यहाँ पर आते रहता है। अन्य महत्वपूर्ण घटना क्या है? 1532 की अगर चर्चा करें, चुनार दुर्ग घेरा, शेर खान ने अधीनता स्वीकार कर ली। कालिंजर किला 1531 में आक्रमण करके विजय प्राप्त करता है। और महत्वपूर्ण चीजें जो मैं आपसे बताना चाहता था वो शेरशाह सूरी को लेकर के। शेरशाह सूरी बहुत ही दिलेर योद्धा माना जाता है, इसको फरीद के नाम से जाना जाता है। शिक्षा जौनपुर, जिसे सिराज हिंद कहा जाता था, वहां पर इसने हासिल किया। इसके प्रशासनिक सुधार आपसे पूछे जाएंगे शेरशाह के, तो ध्यान रखिएगा। बंगाल को सरकारों में बांटा, शासन, सिकदार, देखरेख, अमीन ए बंगाल, अमीर ए बंगाल यह कह सकते हैं। प्रथम अधिकारी काजी फजीलत होते हैं। पट्टा व कबूलियत व्यवस्था जो है किसानों के लाभ हेतु ये तैयार किया गया, जो प्रशासनिक मुख्य रूप है। इसके बाद मुद्रा को लेकर के काफी चीजें आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, रुपया जो है शुद्ध चांदी का 178 ग्रेन का होता है। दाम देखा जाए तांबे का 380 ग्रेन का, और विनिमय अनुपात जो होता है वह 1 रुपया अगर देखेंगे आज के हिसाब से तो 64 दाम का हुआ करता था। ठीक है, उसके समय 23 टकसालों का उल्लेख भी मिलता है। इसके अलावा स्वर्ण मुद्रा के प्रचलन का अगर बात किया जाए तो सर्वप्रथम हुमायूं के समय ही देखने को मिलता है। इसलिए हुमायूं के प्रशासनिक व्यवस्था और मुद्रा वगैरह सही से यहाँ पर जान लीजिए। अब मृत्यु की बात करते हैं। मृत्यु जो है कालिंजर अभियान 1545 के दौरान बारूद विस्फोट से घायल होकर के मृत्यु होता है। कालिंजर का राजा कौन रहता है? कीरत सिंह। ठीक है, तो इतना एक ब्रीफ हमने देख लिया। तो मुख्य रूप से हमने क्या क्या देखा, एक बार समझ लीजिए। हमने सबसे पहले देखा कि मुगल साम्राज्य की नींव कैसे पड़ता है, मुगल कैसे आ रहा है। तो हमने उसके अंतर्गत बाबर को पढ़ लिया, हुमायूं को पढ़ लिया, शेरशाह सूरी के विषय में थोड़ा सा जान लिया। अब यहाँ प्रश्न के माध्यम से हम बढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत और भी सारी चीजें जानेंगे। इनमें से किसने बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था? 4 विकल्प है आपको, और हमने अभी अभी चर्चा किया है शेरवानी खां। ठीक है, शेरवानी खां ने कब किया था? 1501 ईस्वी में सरेपुल के युद्ध में बाबर को पराजित करके मध्य एशिया से खदेड़ देने का काम किया था। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए दूसरे पर, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, 21 अप्रैल को। और यह जो होगा वह बाबर जो एंट्री लेता है भारत में, तब उसको इब्राहिम लोदी से टकराना पड़ता है। ठीक है, तो इसी दोनों के बीच यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। अब हुमायूं का मैंने आपको ध्यान है, मैंने आपको पूरा वो बता दिया था, जिसमें मैंने अलग अलग आपको ग्राफिक्स देकर के बताया था ना कि ये वाला देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। तो ये इस भी आपको ध्यान है ना, इसके आधार पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब चलिए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हुमायूं ने सबसे पहले कहाँ कहाँ लड़ा है। तो हमने देखा कि उसमें सबसे पहले जो जगह था वो था देवरा। देवरा में कब होता है? 1532 ईस्वी में युद्ध करता है। अब देवरा 2 जगह है, यानी कि 2 विकल्प तो अपने आप ही यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब देवरा के बाद आपको ध्यान होगा मैंने बक्सर वाला जगह चर्चा किया था, कौन सा था वो? चौसा, यानी कि कन्नौज भी खत्म हो गया। तो चौसा में जो ये लड़ता है वो 1539 में, यानी कि डी विकल्प के साथ 2 ही तक हमें पता चल गया, लेकिन आगे भी जान लीजिए। कन्नौज में जो ये होता है वो 1540 में इसका युद्ध होगा, और यहां पर जो सरहिंद में करेगा वो 1555 ईस्वी में। तो काल खंड के हिसाब से डी विकल्प के साथ हम चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने पहले भी आपको चर्चा किया था कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये हुमायूं है, और इसी के द्वारा स्वर्ण मुद्रा पहली बार प्रचलन में आया था। और हुमायूं के बाद कौन? शेरशाह द्वारा स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख हम लोगों को मिलता है। ठीक है,
चलिए आगे, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर, एक्सचेंज रेट जिसको आज कहते हैं ना, वो क्या हुआ करता था? आपको ध्यान है, मैंने बताया था कि 64:1 होता था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था बहुत ही विकसित मानी जाती रही है और रेगुलेशन रेट अगर कहेंगे तो 64:1 का। शेरशाह को दफनाया गया था, यह बेहद महत्वपूर्ण है, पहले भी प्रश्न आ चुका है, सासाराम में। यही तो भी मैंने आपसे पूछा था कि कहां पे है, तो शेरशाह कहां, सासाराम कहां पर पड़ता है, बिहार में। तस्वीर देखते हैं कि एक मकबरा है और पूरी तरह से पानी के बीच में बना हुआ है, गूगल करके देखेंगे तो बहुत खूबसूरत जगह नजर आएगा। तो यहाँ पर आप जा करके घूमने जा सकते हैं। और ये जो सासाराम पड़ता है, अगर डिस्ट्रिक्ट के, ये जो है ना एक तरह से कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है बिहार का। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रोहतास। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ढूंढेंगे तो ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। तो इसका मकबरा जो है अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना भी माना जाता है, तो यह भी उस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे, ये भी प्रश्न आ चुका है, और वो मारवाड़ से थे। ठीक है, डी विकल्प के साथ चाहेंगे, अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले मारवाड़ से थे। और मारवाड़ के जो शासक थे कौन, मालदेव। मालवाड़ के शासक मालदेव जो है उसके ये सरदार हुआ करते थे। तो ये ध्यान आप डी विकल्प का रखिएगा। 8वें में, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? अभी अभी हमने कन्नौज की चर्चा किया है, आपको ध्यान होगा, और उसमें मैं एक नाम तो आपको इसी का बता रहा था ना कि कैसे कन्नौज में या फिर चौसा में, दोनार में किस तरह से युद्ध होता है। तो यहाँ पर तो हुमायूं, और दूसरा तो अपने आप में शेरशाह आ ही जाएगा, तो बी विकल्प के साथ चलेंगे। देखिए ऐसे इसीलिए मैंने एक बार थोड़ा सा ब्रीफ जान लेंगे तो चीजों को आप जानने लग जाएंगे। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? यह बेहद महत्वपूर्ण है, और उसमें हमने शेरशाह को देखा था कि शेरशाह जो है वह बहुत शिक्षित था। मैंने जौनपुर का चर्चा किया था, जौनपुर शिक्षा का केंद्र माना जाता था, वहीं से यह पला बड़ा था। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? इसकी चर्चा भी आज हमने किया है, और उसके अंतर्गत आपने देखा होगा हिंदू राज्य के तौर पर मेवाड़ को लेकर के किया था। अच्छा, मेवाड़ के अलावा दूसरा कौन सा था? विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य में पहले आपको पढ़ा चुका हूं, है ना, दक्षिण भारत के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न आपके लिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? जो मैंने पहले भी प्रश्न पूछा था, 4 विकल्प है, जो भी आपको सही लगता हो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते चलना है। और अभी तक आपने संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना है, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।